अभी साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आज अपने नया सेशन जो है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और इस नए सेशन में अपने बात करने वाले हैं मैथ की। और मैथ है किससे संबंधित? पटवार, वीडियो और जो एलडीसी है, पटवार, वीडियो और एलडीसी की जो मैथ है उसकी बात करने वाले हैं। तो इस क्लास को उन साथियों तक जरूर पहुंचाएं जो पटवार, वीडियो और एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं। उन तक इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं और क्लास को आप लाइक करें। आज की अपनी जो क्लास रहेगी अपने जीरो लेवल से यानी शून्य से शुरू करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। यानी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको सीखते हुए अपने आगे चलेंगे। यानी कि जो पटवार, वीडियो, एलडीसी के अंदर जो आपकी मैथ आनी है उस मैथ की जीरो से शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं आज अपनी। यूं कहें कि जीरो क्लास है ये अपनी। और जीरो क्लास के अंदर अपनी बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज अपनी। जो संख्या पद्धति है इसकी जो जीरो से शुरुआत करेंगे आज अपनी। ओके, हाँ जी। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। सबसे पहले अपने देखते हैं अंक का वास्तविक मान या फिर शुद्ध मान पूछ ले, या फिर आपको जातीय मान पूछ ले, या फिर अंकित मान पूछ ले। सभी एक ही वर्ड है, ये ध्यान रखें। वास्तविक मान पूछे, शुद्ध मान पूछे, जातीय मान पूछे या अंकित मान पूछे, यानी कि फेस वैल्यू पूछे आपसे। क्या पूछे? फेस वैल्यू पूछे। तो क्या बताना है आपको? किसी संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। जैसे मान लो कि आपके पास जैसे कोई संख्या है आपके पास, जैसे संख्या है मान लो 56,728। ओके, मैं आपसे पूछ लिया छः का जातीय मान बताओ। क्या बताओ? आपसे जातीय मान पूछ लिया। छः का जातीय मान क्या होगा? जो ये अंक है वो अंक ही क्या होगा? इसका जातीय मान होगा। ओके, क्या बताया मैंने? किसी संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान, जातीय मान, उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। यानी कि स्थान जो मर्जी हो। चाहे आपसे जैसे मान लो इसमें पूछे 7 का जातीय मान, तो भी क्या होगा आपका? तो भी क्या होगा? 7 होगा। यानी कि जो अंक है वो अंक ही उसका क्या होगा? मान होगा। ये ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। ऐसा क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है कई एग्जाम के अंदर। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। यानी कि जातीय मान और जो स्थानीय मान है उनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वो आगे जो बड़े लेवल पे क्वेश्चन जो पूछेंगे उनमें भी ये काम देंगे अपने को। तो अपने इनकी छोटी छोटी जो बातें हैं उनसे शुरुआत कर रहे हैं अपने। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज अपने बिल्कुल जीरो लेवल से इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि जो कहता है, जो ऐसा विद्यार्थी जो कहे कि मुझे मैथ का कुछ भी नहीं आता, मैथ में कुछ भी नहीं आता, तो वो इस क्लास से शुरुआत कर सकता है। और इस क्लास से शुरुआत करते हुए उसको जो मैथ का बादशाह है वो बनाने का मेरा वादा है। मैं उसको बादशाह बना दूंगा। हाँ जी। तो चलते हैं अपने आगे की बात पर। स्थानीय मान या स्थानिक मान ज्ञात करना। किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का क्या होता है? स्थानीय मान कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। जैसे मान के चलो कोई संख्या अपने पास है, जैसे 56,835 है। ओके, अब आपको कहे कि 6 का स्थानीय मान बताओ। अब आपसे क्या पूछा है? स्थानीय मान की बात हो रही है। यहाँ क्या बात हो रही है? स्थानीय मान पूछा जा रहा है। ओके, तो स्थानीय मान पूछे आपसे तो उस अंक को लो जिसका स्थानीय मान पूछा जा रहा है। ओके, और उसके बाद उसके आगे जितने भी अंक हैं उतने जीरो लगा दो। उतने क्या कर दो? जीरो लगा दो। तो वो क्या हो जाएगा? उसका स्थानीय मान हो जाएगा। यानी कि 6 का स्थानीय मान जो है वो कितना हुआ? 6,000 हुआ। कितना हुआ? 6,000 हुआ। यानी कि प्लेस वैल्यू जो है इसकी वो कितनी है? 6,000 है। यानी कि जिस स्थान पर है वो है स्थान, ध्यान रखना है। यानी कि ये कौन से स्थान पे है? स्थान का मतलब है हम लोग पढ़ते हैं जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। तो ये हजारवें स्थान पर है, इसलिए इसका मान क्या हुआ? 6,000 हुआ। ओके,
हाँ जी, ऐसे ही आपसे पूछ ले, मान लो 8 का स्थानीय मान बताओ। क्या बताओ? स्थानीय मान बताओ। तो 8 का स्थानीय मान 8 लिखा, और 8 के बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा दो आप, उतने जीरो लगा दो। तो 8 का क्या हुआ? 800 हुआ, 800 हुआ। ओके, ध्यान रखना है, 800 हुआ। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया जाता है आपको। क्वेश्चन क्या दे दिया जाए? आपको कह दे कि 6 का जो जातीय मान है और जो स्थानीय मान है उसका अंतर कितना है, उसका योग कितना है, उसका गुणनफल कितना है, या फिर 6 के स्थानीय मान में उसके जातीय मान का भाग दे दिया जाए तो आंसर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ कहूँ आपको 6 के स्थानीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान में अंतर, अंतर पूछे आपसे तो क्या करना है? देखो, तो देखो 6 का स्थानीय मान कितना हुआ? 6000 हुआ। और जातीय मान क्या हुआ? वो अंक की जातीय मान होता है। तो 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अपने माइनस करेंगे, अंतर का मतलब माइनस करना है, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 5994, 5994 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा? 5994। इसी तरीके से योग पूछा जा सकता है, इसी तरीके से आपसे गुणा पूछा जा सकता है, इसी तरीके से आपसे भाग की बात पूछी जा सकती है। ओके, हाँ जी, तो ये छोटी छोटी बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। ओके, हाँ जी, अब बात करते हैं संख्या जो है वो है क्या, नंबर जो है वो है क्या। विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, डेश डेश ऐसे अपने पढ़ते जाते हैं के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह ही संख्या कहलाता है। कोई क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। अर्थात एक या कई अंकों से मिलकर ये संख्या बनती है। संख्या जो है उसमें एक अंक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। जबकि अंक जो होता है ये अकेला होता है, इस बात को याद रखना है। अंक अकेला होता है। संख्या में अंक जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और कई भी हो सकते हैं, यानी बहुत सी भी हो सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास है, मैं कहूं कि इकाई का जो मान है, इकाई का अंक जो है वो आपके पास 8 है, और दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक जो है वो आपके पास 5 है, और सैकड़ा, सैकड़ा का जो अंक है वो आपके पास 4 है। तो संख्या क्या बन जाएगी? संख्या क्या बन जाएगी? ध्यान रखना है, हम लोग इस संख्या बनाते वक्त ध्यान रखना है, पहले इस साइड से शुरुआत करते हैं और इकाई का अंक लिखते हैं, इकाई, उसके बाद दहाई, और उसके बाद सैकड़ा। तो क्या बन गई संख्या अपने पास से? 458 बन गई। क्या बन गई? 458 जो है वो क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृत संख्याएं जो है। अब अपने संख्या तो पढ़ ली, अब इनमें अपने बात करते हैं जो प्राकृत संख्याएं हैं वो कौन सी है। यानी कि संख्याएं जो है वो कई प्रकार की होती है, तो कौन कौन सी संख्याएं हैं उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। यानी कि छोटी छोटी बातें जो है वो ध्यान रखनी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आज अपने बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, यानी छोटी छोटी जो बातें हैं उनको अपने सीखने वाले हैं। यानी कि नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया शुरू होती है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इनमें जीरो शामिल नहीं होता है, और इन्हें सामान्यतः किससे दर्शाया जाता है? n से दर्शाया जाता है। प्राकृत संख्याएं जो है वो कितनी होती है? अनंत होती है। प्राकृत संख्याएं कितनी होती है? अनंत होती है, ये ध्यान रखना है। जैसे आपके पास प्राकृत संख्याएं जो है, अगर आपसे पूछे कहाँ से शुरू हो रही है? एक से, यानी कि जीरो इसमें शामिल नहीं करना है, जीरो इनमें शामिल नहीं करना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, डेश डेश, ये कहाँ तक है? कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। तो ये सारी संख्याएं जो है ये क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं पूर्ण संख्याएं, जो होल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। यदि अपने प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल करने, यानी जीरो को शामिल और कर लें तो वो कौन सा बन जाएगा? तो वो समुच्चय पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा, या उस परिवार को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। और इन्हें W से दर्शाया जाता है। किसे?
W से दर्शाया जाता है, ध्यान रखना है। ओके, जैसे इसमें कौन सी आ जाएगी, अब अपने पास से इसमें कौन सी आ जाएगी, इसमें 0 और आ जाएगा। 0 1 2 3 4 डैश डैश से ये भी कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा कि सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ध्यान रखना है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। ओके, पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। परंतु परंतु सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। ओके, ये बात है, ध्यान रखनी है आपको। एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बात को, या आप नोट डाल के लिख लो, इस बात को आप नोट डाल के लिख लो। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी पूर्णांक संख्याओं की, जो इंटीगर नंबर्स है उनकी बात करते हैं अपनी। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे बना समुच्चय पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्याएं। और इन्हें किससे दर्शाया जाता है, आई से दर्शाया जाता है। ये आई है, ध्यान रखना। क्या किससे दर्शाया जाता है, आई से दर्शाया जाता है। पूर्णांक के अंदर पूर्ण भी होता है और प्लस से अंक, अर्थात जो संख्याएं पूरे पूरे अंकों में हो उन्हें हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। चाहे वे धनात्मक हो चाहे वे ऋणात्मक हो, धनात्मक भी होती है इसमें और ऋणात्मक भी होती है, और पूरी पूरी होती है, यानी कि इसमें दशमलव वाली जो संख्याएं हैं वो शामिल नहीं है, दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं है। जैसे जैसे धनात्मक की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे संख्या का मान जो है वो बढ़ता जाता है। क्या है, बढ़ता जाता है। जैसे 5 और 7 में बड़ा कौन है, तो 7 बड़ा है। 5 और 7 में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है। जैसे जैसे अपने बढ़ते जाते हैं, यानी संख्याओं के बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो जो बड़ी होगी वही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, हाँ जी। दूसरी बात याद रखनी है, जबकि जैसे जैसे ऋणात्मक की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे संख्या का मान घटता जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ से कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है आपके दिमाग में कि घटता कैसे है, क्योंकि ये माइनस की ओर चल रहा है, माइनस की ओर चल रहा है। तो यहाँ ध्यान दें, मैंने लिखा -5 और -7 में बड़ा कौन है, तो -5 बड़ा होगा। क्या होगा, -5 बड़ा होगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। ओके, जीरो जो होता है इसको न्यूट्रल संख्या के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, न्यूट्रल संख्या के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं न्यूट्रल, क्योंकि न तो इसके ऊपर प्लस का साइन होता है और न ही इसके ऊपर माइनस का साइन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रल संख्या के नाम से जाना जाता है। ओके, हाँ जी। इनको अपने ऐसे भी दर्शा सकते हैं, यानी कि जो आई है वो आई क्या होगी, जो अपने पास से माइनस अनंत ले लो, इसको माइनस से अनंत ना, माइनस से अनंत से लेके, माइनस से अनंत से लेके, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये डैश डैश अनंत, ये सारी सारी संख्याएं हैं वो क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। वो सारी की सारी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। बस ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि ये संख्याएं पूरी पूरी होती है, यानी दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। तो आप इस बात को नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख सकते हो। इनमें इनमें दशमलव वाली, दशमलव वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं होती है, शामिल नहीं होती हैं, दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं होती है। ये बात ध्यान रखनी है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी ऋणेतर संख्याएं जो है वो कौन सी होती है। ऋणेतर संख्याएं वो होती है जिनमें ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक नहीं हो,
धनात्मक नहीं हो, और ऋणोत्तर संख्याएं कहलाती है, यानी कि शून्य और सभी प्रकार की जो धनात्मक संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, ऋणोत्तर संख्याएं कहलाएगी। यानी कि ये एक प्रकार की पूर्ण संख्याएं होती है, ये एक प्रकार की क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, ध्यान रखना है। यानी कि इनमें कौन सी संख्याएं आ जाएगी, इनमें जीरो भी आ जाता है, और जो धनात्मक संख्याएं हैं ये भी इसके अंदर आ जाती है। यानी कि इन्हें इन्हें अपनी पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, इन्हें कौन सी संख्या, पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं। ओके, ध्यान रखना है, कह सकते हैं। बात को आप नोट डाल के लिख सकते हो, बात को आप नोट डाल के लिख सकते हो। यानी कि आज अपनी बिल्कुल छोटी छोटी जो बातें हैं, जो मैथ की जो जीरो जीरो की बात करें ना, मैथ की, वहां से शुरुआत जो है वो कर रहे हैं अपने। तो अपने आज छोटी छोटी बातें जो है वो सीखने वाले हैं। और इस क्लास को अभी तक आप आपने शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, तो इसको अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो मैथ से डरते हैं उनको भी जीरो से, जो आज क्लास शुरू की है हमने, तो इस जीरो से शुरुआत वो भी कर सके। ओके, हाँ जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। सम संख्याएं, आगे किसकी बात कर रहे हैं अपनी, सम संख्याएं जो है, इवन नंबर्स जो होते हैं वो कौन से हैं, यानी कि वे संख्याएं जो दो से भाज्य हों, क्या हों, दो से भाज्य हों, सम संख्याएं कहलाती है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आता हो, वे संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है, ध्यान रखना है। जैसे आपके पास है, जैसे आपके पास है, मान लो जैसे आपके पास है 2508, यानी 2508 जो है ये क्या है, देखो अब इसका लास्ट अंक जो है, यानी कि इकाई का अंक जो है वो कितना है, 8 है, तो ये क्या है, एक सम संख्या है। इसी तरीके से जैसे मान लो आपको कहे कि 1000 है, देखो इसका लास्ट अंक या इकाई अंक जो है वो कितना है, 0 है, तो ये भी क्या एक सम संख्या है। जैसे आपको कह दे कि क्या दे दी, जैसे 78, इसमें भी देखो इकाई का अंक क्या है, 8 है, तो ये भी क्या है, सम संख्या है, ये भी क्या है, सम संख्या है। तो आपने ध्यान रखना है, सम संख्याएं जो होती है वो कौन सी होती है, जिनका इकाई अंक जो है, जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 आए, वो कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। ओके, हाँ जी। विषम संख्याएं, ओड नंबर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ओड नंबर्स जो है ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हो, जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। ओके, हाँ जी। जैसे जैसे मान लो कौन सी संख्याएं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। या आप बड़े रूप में भी ले सकते हो इनको, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा जो आ जाता है। जैसे आपके पास 325 है, अब देखो यहाँ इकाई का अंक जो है वो कितना है, 5 है, इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो वे संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो आप इस बात को नोट डाल के लिख सकते हो, नोट डाल के आप इस बात को लिख लो। यानी कि जिन संख्याओं का इकाई अंक का इकाई अंक इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे विषम होती है। क्या होती है, विषम होती है। क्या होती है, विषम संख्याएं होती है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, एक चीज और याद रखें, इसमें ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सम संख्याओं का जो योग है वो हमेशा ही सम आता है। सम संख्याओं का योग है वो हमेशा ही क्या आता है, सम आता है। और विषम संख्याओं का योग भी क्या आता है, सम आता है। विषम संख्याओं का योग भी क्या आता है, सम आता है। जैसे आप चेक कर सकते हैं, जैसे आपके पास मान लो सम संख्या 8 और दूसरी कोई सम संख्या ले ली मान लो 20, इनको अपने जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। ये क्या है, देखो एक सम संख्या है।
क्या है, सम संख्या है। इसी तरीके से कोई विषम ले लें अपने, जैसे मान लो मैंने 5 ले लिया और एक विषम संख्या मान लो मैंने 7 ले लिया, तो कितनी होगी अपने पास, 12। ये देखो सम संख्या है, क्या आ रही है, सम है, और ये भी सम है। आप ऐसे कितने भी उदाहरण जो है वो ले सकते हो और इनको चेक कर सकते हो आप अलग अलग जोड़ करके। तो आप वहां देख सकते हैं सभी की सभी जो सम संख्याओं का योग आएगा वो भी सम आएगा, और विषम संख्याओं का जो योग आएगा वो भी क्या आएगा, सम आएगा, वो भी क्या आएगा, सम आएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी भाज्य संख्याएं। कौन सी, भाज्य संख्याएं, या फिर इनको यौगिक संख्याएं भी बोल देते हैं, या इनको संयुक्त संख्याएं भी बोल देते हैं, या इनको संयुक्त संख्याएं भी बोल देते हैं। तो कौन सी होती है, या फिर यूं कह सकते हैं कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो कौन से हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों, अर्थात है जिनके आसानी से अपने अभाज्य गुणनखंड निकाल सकें, अभाज्य गुणनखंड कर सकें या टुकड़े कर सकें, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपके पास है भाज्य संख्याएं जो है वो कौन सी है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, डेश डेश, ये जो संख्याएं दिख रही है आपको, ये सारी की सारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। आप इनके टुकड़े करके देख सकते हैं। देखो 4 के अपने टुकड़े करें तो 2 × 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा, और 6 के करें तो 2 × 3 हो रहा है, 8 के करें तो 2 × 2 × 2 हो रहा है, 9 के करेंगे तो 3 × 3 हो रहा है, 10 के करेंगे तो 5 × 2 हो रहा है ना। सभी के क्या है, टुकड़े हो रहे हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंडे हो रहे हैं। तो जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हों वो संख्याएं क्या कहलाती है, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी कंपोजिट नंबर्स कहलाती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात है जो रूढ़ संख्याएं हैं, या रूढ़ संख्याएं या फिर अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर जिनको कहते हैं अपने, है ना, वे संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जो केवल समय से या फिर एक से ही भाज्य हो, या तो वो खुद से भाज्य होगी या फिर क्या होगी, एक से ही भाज्य होगी, अन्य किसी भी संख्या से भाज्य नहीं होगी। या फिर यूं कह सकते हैं कि जिनके आसानी से अपने अभाज्य गुणनखंड जो है वो नहीं निकाल सके, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो है वो ना बने, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपके पास है, जैसे आपके पास है 3, 2, 3, 5, 7, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, डेश डेश, ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है अभाज्य संख्याएं वे हैं जिनके अपने अभाज्य गुणनखंड ना कर सके। ओके, हाँ जी, वे संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ध्यान रखना है सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या अपने पास क्या है, 2 है, 2 है, जो सम भी है, सम भी है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएगी ना वो सारी की सारी विषम होंगी। क्या होंगी, विषम होंगी। एकमात्र 2 ही ऐसी संख्या है जो क्या है, अभाज्य भी है और सम संख्या भी है, अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। बाकी जितनी भी संख्याएं आएगी अभाज्य, उनमें सारी की सारी संख्याएं जो है वो क्या होगी, विषम होंगी, वो सारी की सारी क्या होगी, विषम होगी। ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको यहां बात बताई कि 4 से शुरू हो रही है कौन सी संख्याएं, 4 से सम संख्याएं शुरू हो रही है, और इसमें जो है वो 2 से शुरू हो रही है, 2, 3, यानी एक न तो सम भाज्य में आया और न ही अभाज्य में आया। तो याद रखना है इस बात को, याद रखना है, नोट डाल के इस बात को लिख लो आप, नोट डाल के इस बात को लिख लो। एक न तो, न तो भाज्य है, भाज्य है, और न ही, न ही अभाज्य है। क्या है, अभाज्य है। ओके, एक जो है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है।
ओके, इस बात को आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, एक जो है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, न ही क्या है वो अभाज्य है। ओके, हाँ जी, इस बात को आपने ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं अपनी कि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कहाँ तक पूछ ली जाती है, डायरेक्ट पर्सन में। डायरेक्ट जो पर्सन पूछ लिया जाता है, जैसे 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं बताओ, तो कितनी है, 9 है। कितनी है, 9 है, याद रखना है कितनी है, 9 है। ओके, हाँ जी, आपसे पूछ ले 1 से 50 तक बताओ, 15 है। कितनी है, 15 है। 1 से 75 तक पूछे तो 21 है। 1 से 100 तक पूछे तो 25 है। 1 से 125 तक कितनी है, 30 है। 1 से 150 तक पूछे 35 है। 1 से 175 तक पूछे 40 है। इसी तरीके से 200 तक 46, 300 तक 62, 400 तक 78, 500 तक 95 और 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, 168 है। कितनी है, 168 है, ध्यान रखनी है। ओके, डायरेक्ट पर्सन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये मैंने यहाँ आपको जो बातें हैं, अभाज्य संख्याएं 1000 तक के कितनी होती है, तो उनको मैंने यहाँ लिख दिया है। और आप निकाल के भी देख सकते हैं, और निकाल के भी देख सकते हैं। एक चीज और याद रखें, 3 अंकों वाली सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, 3 अंकों वाली सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, वो है 101। क्या है, 101 है, ध्यान रखना है। सबसे छोटी 3 अंकों वाली अभाज्य संख्या क्या है, 101 है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, 997 है। कितनी है, 997 है, ध्यान रखना है। कितनी है, 997 है। ये डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पर्सन जो है वो पूछ लिया जाता है, तो इन बातों को आपने ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट आ जाती है अपने पास सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी आ गई, सह अभाज्य संख्याएं जो है वो कौन सी है, को प्राइम नंबर्स जिनको बोलते हैं अपने, को प्राइम नंबर जो है वो कौन सी होती है। यानी जब दो प्राकृत संख्याओं का मैसअप है, या फिर यूं कहें कि जो एचसीएफ है वो कितना हो, 1 हो, तो वे दोनों संख्याएं क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे आपके पास है, मान लो जैसे 5 और 7, 5 और 7, इनमें देखो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए ये दोनों संख्याएं क्या कहलाती है, सह अभाज्य कहलाती है। और भी देख लें, जैसे आपके पास है मान लो 11 और 12, है ना। 10 और 11, 10 और 11, है ना। और है जैसे 17 और 23, कोई मर्जी दो संख्याएं ले लो, और इनमें एचसीएफ जो है वो कितना आई, 1 आई। एचसीएफ जो है वो क्या आई, 1 आई। वे संख्याएं क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं के, हाँ जी, ध्यान दें, ट्विन प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो कौन सी है। यदि दो अभाज्य संख्याओं में दो का अंतर आ जाए, कितने का अंतर आए, 2 का अंतर आए, तो उस युग्म को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, यानी कि युग्म अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे जैसे आपके पास है, मान लो जैसे 5 और 7 है, देखो 5 और 7 है ना। ये भी अभाज्य है, ये भी क्या है, देखो अभाज्य संख्या है, मैंने अभी बताया आपको। और 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। और दोनों में अंतर जो है, दोनों में जो अंतर है वो कितना आ रहा है, देखो अंतर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है, युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट बात आती है परिमेय संख्याएं जो है कौन सी होती है। परिमेय संख्याएं जो है कौन सी होती है। ओके, हाँ जी, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त हो उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। या आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा क्यू के रूप में, किसके रूप में, P बटा क्यू के रूप में लिख सकें, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ध्यान रखना है,
क्यू नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यानी कि यहाँ मैंने लिखा है कि जो जीरो है इसको छोड़कर बात कर रही है। एक जीरो को छोड़कर एक पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक में अगर अपने भाग दें, अगर अपने क्या दें? भाग दें, भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त होगा, जो लघुत्तम प्राप्त होगा तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं कहलाएगी। परिमेय संख्याओं को u से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? u से दर्शाया जाता है। इस बात को भी याद रखना है। ओके, हाँ जी। जैसे आपके पास मान लो, जैसे जैसे है 5/7। देखो, दो पूर्णांक है अपने पास, 5 पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। ओके, और 5 में 7 का हमने भाग दे दिया तो ये क्या बन गई? एक परिमेय संख्या बन गई। क्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। ओके, इसी तरीके से 11/8 है। इसी तरीके से और लिख सकते हो 17/5 है आदि। कोई भी ऐसे पूर्णांक, दो पूर्णांक ले लो और एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का अगर भाग दें तो भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं कहलाएगी। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। और एक चीज और याद रखनी है, नोट डाल के लिख लो इस बात को, नोट डाल के भी लिख लो इस बात को। जीरो भी एक परिमेय संख्या है। जीरो भी एक परिमेय संख्या है। जीरो भी एक परिमेय संख्या है। जीरो भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। इस बात को ध्यान रखना है। जीरो भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। जीरो भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। ओके, ध्यान रखना है। जीरो भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। ओके, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब जो परिमेय संख्या से जुड़ी हुई कुछ बातें जो है उनको भी ध्यान रखना है। क्या क्या बातें हैं? ध्यान दें। एक तो इनमें कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर जो है वो नहीं आना चाहिए। कॉमन फैक्टर जो है वो नहीं होना चाहिए, या यूं कहें कि कॉमन फैक्टर जो है वो एक आना चाहिए। कॉमन फैक्टर जो है वो क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। किन में कॉमन है? जो हम दो पूर्णांक लेंगे, जो हम दो पूर्णांक लेंगे उनमें जो एचसीएफ है वो क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। एचसीएफ कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ओके, दशमलव वाली जो संख्याएं हैं उनमें अगर अगर बात करें अपने, तो दशमलव भिन्न वाली संख्याओं में, दशमलव के बाद वाली जो संख्याओं की गिनती हो सके, या फिर दशमलव के बाद वाली संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही हो, क्या हो रही हो? पुनरावृत्ति हो रही हो, तो भी वे क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो भी वे क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ध्यान रखना है एक चीज और, सभी प्राकृत संख्याएं हैं। सभी प्राकृत संख्याएं जो है वो परिमेय संख्याएं हैं। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ओके, सभी के सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो भी परिमेय है। पूर्णांक संख्याएं हैं वो भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। सभी भिन्ने, जो भी भिन्न होगी सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। आवर्ती अशांत दशमलव जो है वो भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ध्यान रखना है। जैसे जैसे आपके पास है, मान लो जैसे आपके पास है कि सभी प्राकृत संख्याएं अपने पास है एक से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से? एक से स्टार्ट होती है, तो वो सारी संख्याएं आ गई। पूर्ण संख्याएं जीरो से, तो जीरो इसमें आ गया। देखो तो जीरो भी एक क्या है? पूर्णांक परिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस अंत, इसका मतलब माइनस वाली भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ध्यान रखना है, माइनस वाली जितनी भी संख्याएं हैं यानी कि ऋणात्मक संख्याएं भी क्या है? परिमेय संख्याएं होती है। सभी भिन्न भिन्न जो भी है वो सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अशांत, आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत का मतलब होता है जैसे 5.3 3 3 3 डैश डैश ये आ रहा है ना, यानी कि बार बार आ रहा है, कोई अंक बार बार आ रहा है दशमलव के बाद वाला जो अंक है, तो भी क्या है? परिमेय है। तो भी क्या है? परिमेय है। ओके, ध्यान रखना है। इसे ऐसे भी हो सकता है, ये जैसे मान लो 6.92 है ना, दो दो अंक भी बार बार आ सकते हैं। तो अपने इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना है, जैसे 5.3 बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। 3 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे।
यानी कि इसको बार पढ़ेंगे, जो ऊपर डंडा सा लगा होता है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, बार पढ़ेंगे। ओके, इसमें देखो 2 अंक बार बार आ रहे हैं, तो इन दोनों अंकों पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, तो ये दोनों अंक बार बार आ रहे हैं। तो ऐसी संख्या भी जहां दिखे आपको तो भी क्या है, परिमेय संख्या है, तो भी क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, हाँ जी। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं जितनी भी है वो भी सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, वो भी सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की, इसकी बात कर रहे हैं, अपरिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं, यानी कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो कौन से हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको पी बटा क्यू के रूप में ना लिख सकें, अपनी ध्यान रखें, पी बटा क्यू के रूप में ना लिख सकें, तो वो कौन सी है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है या इरेशनल नंबर कहलाती है। अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिख सकें, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। या फिर यूं कहें कि जिनका कोई निश्चित अंत ना हो, जिनका कोई निश्चित अंत न हो, वे भी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, वे भी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ओके, यहाँ जो ई है, इस ई का मतलब है, इसे ई का मतलब है, जो ई लिखा है इस ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। और पाई अपने जानते हैं, पाई जो है ये भी सिंबल है, ये क्या है, चिन्ह है, ये दोनों चिन्ह भी अपरिमेय है, ध्यान रखना है, क्या है, अपरिमेय है। और अपरिमेय संख्याओं को एस से दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है, एस से दर्शाया जाता है। जैसे जैसे इनमें अगर अपनी बात करें तो कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं जो है, पूर्ण वर्ग संख्याएं जो है उनको छोड़कर बाकी जितनी भी प्राकृत संख्याएं बच गई, उन सभी का अंडरूट जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे अंडरूट 2 है, अंडरूट 3 है, अंडरूट 5 है, अंडरूट 6 है, अंडरूट 7 है। ये जो संख्याएं हैं ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, जिनका कोई अंत न हो, अंत का मतलब है जैसे आपको दशमलव में दे दे, जैसे दशमलव में दे दे आपको 5.401, 4.001, फिर 4.0001। अब देखो ये जीरो जो है वो बढ़ता जा रहा है, यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यानी कोई अंत नहीं है इसका, कोई निश्चित अंत नहीं है। तो ऐसी दशमलव जो है वो भी क्या है, अपरिमेय है, ऐसे दशमलव है वो भी क्या है, अपरिमेय है। इनको अगर हिंदी में लिखा जाए, हिंदी में हम क्या लिखेंगे इसको, इसको हम हिंदी में कहेंगे अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। ओके, अशांत अनावर्ती। शांत अशांत आवर्ती जो है वो तो क्या है, प्रीमिय है, और अनावर्ती जो है वो क्या है, अप्रीमिय है। इस बात को ध्यान रखना है। अनावर्ती वाले हैं वो किस में आएंगे, अप्रीमिय में आएंगे। और जो आवर्ती होंगे, आवर्ती का मतलब होता है बार बार आना, आवर्ती का मतलब क्या है, बार बार आना। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, हाँ मैंने लिख दिया आपको, सभी अपूर्ण वर्ग संख्याएं, अपूर्ण वर्ग संख्याएं जो अभी मैंने रूट में लिखा है ना, जो अपूर्ण है ना, उन वो सभी के सभी उनकी जो करणीय है, करणीय का मतलब रूट जो है, सभी अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं हैं। और संकेत की अगर बात करें तो संकेत में पाई और ई जो है ये अपरिमेय संख्याएं हैं, पाई और ई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं होती है। दो बात और याद रखनी है, दो प्रीमेय संख्याओं का अगर बात करें, प्रीमेय संख्याओं की, तो दो प्रीमेय संख्याओं का चाहे गुणनफल करें चाहे योग करें, तो हमेशा ही आंसर जो आएगा वो क्या होगा, प्रीमेय होगा, वो क्या होगा, प्रीमेय होगा। एक प्रीमेय संख्या है और एक अप्रीमेय संख्या है, उनका गुणनफल या योग जो है या घटाव जो है या भाग की अगर बात करें तो सदैव क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। और दोनों ही अगर अपरिमेय संख्याएं हैं तो भी क्या आएगा, तो भी क्या आएगा, तो भी अगर मान लो, अगर मान लो जैसे √3 है, अपरिमेय है, और इसी का √3 से गुणा करेंगे तो √9 बन जाएगा। और 9 देखो क्या है,
पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, और पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर जो रूट आता है वो अप्रिमेय है, मैंने अभी बताया। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 9 को अपने क्या लिख सकते हैं, 3, तो ये प्रीमेय बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, प्रीमेय। यानी कि समान रूट का समान रूट से अगर गुणा करेंगे तो प्रीमेय आएगा। अगर असमान रूट का, यानी कि इधर मान लो रूट 3 है और इधर रूट 3 के अलावा कोई और आए रूट में, जैसे रूट 5 आ गया, तो इनका जो संख्या आएगी वो क्या आएगी अपने पास से, अप्रीमेय। वो क्या आ जाएगी, अप्रीमेय आएगी। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात है, वास्तविक संख्याएं जो है वो कौन सी होती है। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो कौन से हैं। रियल नंबर्स होते हैं प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं के समुच्चय या समूह को हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे। और वास्तविक संख्या को किससे दर्शाया जाता है, आर से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, आर से दर्शाया जाता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। यानी कि आप इस बात को ऐसे याद रख सकते हैं कि वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या जो है उसमें प्रीमेय भी होती है और अप्रीमेय भी होती है। प्रीमेय और अप्रीमेय, यानी कि जितनी भी प्रीमेय है और जितनी भी अप्रीमेय है, इन्हें सभी का जो इन सभी का जो समुच्चय आएगा वो क्या कहलाएगा, वो वास्तविक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा, ध्यान रखना है। यानी कि अप्रीमेय और प्रीमेय दोनों मिलकर क्या बनाएगी, वास्तविक संख्याएं बनाएगी। क्या बनाएगी, वास्तविक संख्याएं बनाएगी। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, सभी सभी प्रीमेय संख्याएं, प्रीमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। के वास्तविक संख्याएं होती हैं, परंतु परंतु सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं प्रीमेय नहीं होती है, नहीं होती है, क्योंकि इसमें अप्रीमेय भी आ जाती है। वास्तविक में, वास्तविक में क्या आ जाती है, अप्रीमेय भी आ जाती है। इसलिए सभी वास्तविक जो है वो प्रीमेय नहीं हो सकती। ओके, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात आ जाती है अवास्तविक संख्याएं जो है, अवास्तविक या फिर इनको सिर्फ काल्पनिक संख्याएं भी बोल देते हैं, जो कल्पना मात्र यानी कल्पना कर सकते हैं, जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इमेज कर सकते हैं अपने कि ऐसा हो सकता है ना, वे संख्याएं क्या है, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, काल्पनिक। यानी जो संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं है, अर्थात जिनकी मात्र कल्पना की जा सके, वे काल्पनिक संख्याएं हैं। हमने वे सारी संख्याएं ले ली। देखो, हमने प्रीमियम में लगभग सभी संख्याओं को ले लिया, उसके अलावा जो बची वो कहाँ आ गई, अप्रीमियम में आ गई। और प्रीमियम और अप्रीमियम दोनों मिलकर जो दोनों का समूह आएगा वो वास्तविक हो गया। अब बच गई कौन सी, बच गई अपने पास वे संख्याएं बच गई, देखो, जो माइनस में हो, जो क्या हो, माइनस में हो, और उसका माइनस में संख्या और रूट लग जाए। क्या लग जाए, रूट लग जाए, है ना। ये सिर्फ ऐसी संख्याएं नहीं होती है वास्तव में, वास्तव में ऐसी संख्याएं होती नहीं है, लेकिन इनकी कल्पना की जाती है। क्या कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी जो संख्याएं दिखाई दे वो क्या होती है, काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। समिश्र संख्याएं क्या है, समिश्र संख्याएं क्या है, समिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या है। तो इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों आ गई, वास्तविक और काल्पनिक दोनों आ गई, वे संख्याएं क्या है, समिश्र संख्याएं हैं, और इन्हें सी से दर्शाया जाता है। तो ध्यान रखना है, समिश्र संख्याएं जो है, समिश्र जो संख्याएं हैं, समिश्र संख्याएं हैं, वो किसमें आ गई, यानी कि इसमें वास्तविक वाला, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सारी की सारी आ गई, प्लस ए काल्पनिक आ गई, प्लस ए काल्पनिक जो संख्याएं हैं वो भी आ गई।
काल्पनिक है वो भी आ गई अपने पास है। ओके, काल्पनिक है वो भी आ जाएगी। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। काल्पनिक है और जो वास्तविक है, इन दोनों का मिलाकर जो समूह बनेगा वो क्या कहलाएगी? समिश्र संख्याएं कहलाएगी। तो इसमें भी आपने ये याद रखना है, में भी ये बातें याद रखनी है। सभी सभी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं संख्याएं समिश्र मिश्र संख्याएं होती है, होती है, परंतु परंतु सभी सभी समिश्र संख्याएं मिश्र संख्याएं वास्तविक वास्तविक नहीं होती है, वास्तविक नहीं होती है। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। तो अभी तक अगर आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि जीरो लेवल की क्लास जो है वो चल रही है। यानी कि अपने जो मैथ की जीरो से शुरुआत है, जो कहता है कि मैथ का मुझे कुछ नहीं आता, जीरो है मेरे लिए, तो उस जीरो से क्लास को शुरू किया हमने। और इस जीरो से शुरू करते हुए जो मैथ का बादशाह बनना चाहता है तो वो इस क्लास से जुड़ सकता है और जुड़कर वो मैथ का बादशाह जो है वो बन सकता है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है पूर्ववर्ती या पूर्वक संख्याएं। पूर्ववर्ती या पूर्वक संख्याएं, तो दी गई संख्या से ठीक पहले की जो संख्या होती है वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। या यूं कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती संख्याएं जो है वो दी गई संख्या से छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। जैसे जैसे आपको कहे कि 56 328 की पूर्ववर्ती संख्या जो है, पूर्ववर्ती जो संख्या है वो क्या होगी? तो इससे पहले वाली जो संख्या है वो बतानी है, इससे ठीक पहले की। तो ठीक पहले की क्या बन जाएगी? 56 327 जो है वो क्या हो जाएगी? इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। और भी ले सकते हैं, जैसे मान लो 525 की बात करें तो 525 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 524 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 524 हो जाएगी। जैसे इसी तरीके से आपको कहे कि 18 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ तो क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। ध्यान रखना है। यानी कि पूर्ववर्ती का मतलब पूर्व, पूर्व हम किस लिए लगाते हैं? कब लगाते हैं? पूर्व का मतलब क्या है? पहले। पूर्व का मतलब क्या है? पहले। तो यानी कि पहले की संख्या बतानी है, ठीक पहले वाली। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात आ जाती है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या। अनुवर्ती भी लिखा हो सकता है, उत्तरवर्ती भी लिखा हो सकता है, परवर्ती भी लिखा हो सकता है। तो ये क्या होता है कि जो संख्या दी जाती है या जो दी गई संख्या है उससे ठीक बाद वाली जो संख्या होती है, यानी कि उस संख्या से जो ठीक बड़ी संख्या है वो क्या कहलाएगी? पूर्ववर्ती सॉरी अनुवर्ती या फिर परवर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे जैसे अपने पास मान लो, जैसे संख्या है 3356 की परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या पूछे आपसे तो इसकी परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? इसकी परवर्ती संख्या हो जाएगी 3357। यानी कि एक प्लस करना है और पूर्ववर्ती में एक माइनस करना है। ओके, हाँ जी। और पूछ ले, जैसे मान लो आपको कह दे 828 की बताओ तो 828 की परवर्ती क्या हो जाएगी? 829 हो जाएगी। देखो, जैसे आपको कह दे 19 की बताओ तो 19 की क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। देखो क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ध्यान रखना है। यानी परवर्ती में हमने परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है? दी गई संख्या में एक जोड़ना है, एक जोड़ना है। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। तो इस बात को आप नोट डाल के लिख सकते हो, नोट डाल के इस बात को लिख लो। पूर्ववर्ती 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 संख्या के लिए दी गई दी गई संख्या में से एक घटाते हैं, एक घटाते हैं और
और परवर्ती परवर्ती संख्या संख्या के लिए दी गई संख्या में एक जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं। इस बात को आप दिमाग में फीड कर लो। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात है, त्रिकोणीय संख्याएं क्या है? त्रिकोणीय संख्याएं क्या है, यानी कि ट्राइंगल नंबर्स जो होते हैं वो कौन से हैं? जो त्रिभुज की तरह रचना करने वाली, त्रिभुज की तरह रचना करने वाली संख्याएं जो है वो त्रिकोण संख्याएं, त्रिकोण संख्याएं या त्रिकोणीय संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिकोणीय संख्याएं कहलाती है। जैसे जैसे 3 है, जैसे आपके पास क्या है? 3 है। देखो 3 से देखो है त्रिभुज जैसी, ये देखो 3 संख्याएं हैं तो एक त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है। देखो त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है अपने पास। ओके, हाँ जी। और बनाए तो, और बनाए तो देखो, और बनाए तो, और बनाए तो क्या बन रही है? देखो और बनाए तो त्रिभुज जैसी आकृति, कितनी संख्याएं हैं? देखो 6, कितनी है? 6 है। ओके, इसी तरीके से और बनाए तो अपने, और बना के देख लो आप, और बना के देखो, और बना के देखो कितनी संख्याएं आती है। देखो कितनी संख्याएं आती है। और बना के देखो कितनी संख्याएं आती है। कितनी आ गई? देखो 4 3 7 और 3 10, कितनी आ गई? 10 आ गई। इसी तरीके से और देख लो आप, और देख लो, और देखेंगे तो कौन सी आ रही है? देखो कितनी संख्याएं आ रही है। आपको फिर मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, इसकी क्या ट्रिक बताऊंगा आपको कि कैसे याद रखना है इनको, कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है, इस बात की ट्रिक बताऊंगा आपको। 5 4 9, और 3 12, और 3 15, कितनी होगी? 15 होगी। देखो कौन सी आ गई? 3 6 10 15, है ना। अब आगे क्या है? आगे और कौन सी संख्याएं हो सकती है जो त्रिकोणीय है? तो ध्यान रखना है, यहाँ प्लस कितना हो रहा है? 3, यहाँ प्लस कितना हो रहा है? 4, यहाँ प्लस कितना हो रहा है? 5, तो आगे प्लस कितना होगा? 6, यानी कि 21 आ जाएगी। फिर प्लस कितना? 7। इस तरीके से जो संख्याएं बनेगी वो क्या कहलाती है? त्रिकोणीय संख्याएं या त्रिकोण संख्याएं कहलाती है। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भाजकता के नियम। अब अपने जो भाजकता के नियम हैं उन नियमों को ध्यान रखना है। ये बड़े ही काम की चीज है, आपके बड़े ही काम की चीज है। आप इनको ध्यान से समझें, क्योंकि भाजकता के नियम से बहुत हर एक्सरसाइज के अंदर इनको जरूरत जो है इनकी पढ़ने वाली अपने को हर एक्सरसाइज के अंदर। ओके, हाँ जी। तो 2 से भाजकता की बात करते हैं सबसे पहले। इसकी 2 से भाजकता का नियम, जिस संख्या के अंत में 2 0 4 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होती है। अर्थात इकाई अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाए तो वो संख्याएं क्या है? 2 से भाज्य होती हैं, 2 से भाज्य होती हैं। जैसे आपके पास है, मान लो जैसे आपके पास है 56 328, 56 328, इकाई अंक देखो 8 है। ये क्या है? ये 2 भाज्य है, यानी कि 2 का इसमें भाग जो है वो जा सकता है, 2 से भागे जा सकता है पूरा पूरा। ओके, हाँ जी। इसी तरीके से आपके पास है, मान लो 540। अब देखो इकाई अंक 0 है तो इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जा सकता है। इसी तरीके से आपके पास है, मान लो 22, 22 में भी देखो 2 का भाग पूरा पूरा जा सकता है। यानी कि जिसमें संख्या का, सीधी सी बात याद रखनी है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 दिखाई दे तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ये बात याद रखनी है। ओके, हाँ जी। 3 से भाजकता का नियम क्या होता है? देखो 3 से भाजकता का नियम है, जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, योग में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह क्या होगी? 3 से भाज्य होगी। जैसे जैसे अपने पास कोई संख्या ले लें, जैसे मान लो मैंने संख्या ले ली 535, 535, तो इनके अंकों का योग करो, अंकों का क्या करो? आप योग करो। अंकों का योग करेंगे तो देखो 5 3 8 और
5 है, देखो ऐसे जोड़ना होता है, 5 3 5, कितना आ गया, 5 3 8, 8 5 13। तो 13 में देखो 3 का भाग जो है वो नहीं जाता है, इसका मतलब ये भी 3 से भाज्य नहीं होगी, 3 से भाज्य नहीं होगी। ओके, हाँ जी। जैसे और ले लें, जैसे आपके पास है 426, इसमें अंकों का योग करो, इसमें अंकों का योग करके देखो आप, अंकों का योग करो, कितना आ रहा है, 4 + 2 + 6, यानी कि 4 2 6 और 6 12। अब देखो 12 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये 3 से भाज्य होगी, 3 से भाज्य होगी। तो ध्यान रखना है, जो भी संख्या दे रखी हो उस संख्या के अंकों का हम क्या करेंगे, अंकों का हम क्या करेंगे, योग करेंगे। और योग में अगर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से भाज्य होगी, 3 से क्या होगी, भाज्य होगी। ओके, 3 से क्या होगी, भाज्य होगी। जी, आओ नेक्स्ट है 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, 0 या फिर क्या हो, 5 हो, या फिर इकाई अंक में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 5 से क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे जैसे आपके पास है, मान लो जैसे आपके पास है 525। अब देखो इसमें इकाई अंक क्या है, इकाई अंक जो है वो देखो क्या है, इकाई अंक 5 है, इकाई अंक कितना है, 5 है। तो इसका मतलब 5 से भाज्य होगी, तो 5 से भाज्य है, तो 5 से क्या है, भाज्य है, 5 से भाज्य है। ओके, हाँ जी। जैसे और ले लें अपने, जैसे आपके पास ले लिया मान लो 4800, देखो 0 है, इकाई अंक क्या है, 0 है, देखो इकाई अंक क्या आ गया, 0 आ गया, इकाई अंक क्या आ गया, 0 है, 0 है तो भी क्या है, 5 से भाज्य है, तो 5 से भाज्य है। तो ध्यान रखना है कि यदि संख्या के अंत में या फिर इकाई अंक जो है वो 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से भाज्य होगी। तो ये अपनी जीरो लेवल से क्लास जो है वो चल रही है, इस क्लास को आज इतना ही, बाकी आगे की चर्चा जो है वो अपने कल की क्लास में करेंगे। और ये जीरो से शुरुआत की है हमने, जीरो से शुरुआत करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जिसको मैथ का क का कक्का नहीं आता, या जो कहे कि मेरे लिए तो मैथ जीरो है, मुझे कुछ नहीं आता, वो इस क्लास से शुरुआत कर सकता है। और उसका मैथ का जो बादशाह है वो बनाना मेरा वादा है, उसको मैथ का बादशाह बना दूंगा। यानी कि प्रत्येक मैथ की एक एक चीज जो है वो उसको आने लग जाएगी। यानी कि जो पटवार, वीडियो और एलडीसी के अंदर जो मैथ का पोर्शन है, उस मैथ के पोर्शन में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ये मेरा वादा है। शर्त यह है कि उसको स्किप न करते हुए प्रत्येक क्लास को डेली रूटीन में लगानी है, जैसे जैसे मैं अब उससे को बोलूं उस तरीके से उसको फॉलो करना है। ओके, तो आपका काम क्या है, ऐसे साथी जो पटवार, वीडियो और एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस क्लास को आपने ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना है और क्लास को लाइक करना है। ओके, आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में आपने राय अपने कमेंट में डालनी है। तो मिलते हैं अपने कल की क्लास में।